शराब के नशे में धुत एक लड़की का सामना होता है आर्मी के ऑफिसर से। जब लड़की वो आर्मी के ऑफिसर से बातचीत करना शुरू कर देती है, बातचीत करते करते वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल होना चाहती हूँ। जैसे ही उसने ये बात बोली थी, बातचीत के दौरान ही उसने अपने शरीर के एक एक कपड़े को उतार कर रखना शुरू कर दिया। हालांकि दूर दूर तक ना कोई घर है, ना कोई लोग हैं, ना शहर है, ना गाँव है, ना कोई यहाँ से आता है, ना कोई जाता है। सब कुछ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो सकता था, लेकिन आर्मी के ऑफिसर ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये सब गलत है, हम ये सब नहीं कर सकते। और इसी बीच में कुछ ऐसा होता है, इन दोनों ने इस बात की कल्पना बिल्कुल भी नहीं की थी। तभी एक मर्डर होता है। मर्डर होने के बाद लाश को छुपा दिया जाता है और इनमें से एक व्यक्ति यहाँ से भाग जाता है, ये सोचकर कि शायद कभी ज़िंदगी में इस बात का खुलासा नहीं होगा। लेकिन जब इस मामले की गूंज देहरादून की पुलिस तक पहुंचती है, तो देहरादून की पुलिस इस घटनाक्रम का इतनी खूबसूरती के साथ खुलासा करती है, न केवल देहरादून बल्कि पूरे उत्तराखंड में उस टीम की भर भर के तारीफ होने लगती है। क्योंकि ये एक अंधा कत्ल था और इस अंधे कत्ल का खुलासा होना इतना आसान नहीं था, और उस लड़की की कोई अपनी पहचान जो नहीं थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक शहर है देहरादून। दरअसल कहानी शुरू होती है पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी से। बात कर रहा हूँ जनवरी 2020 के आसपास की ये बात है। एक आर्मी में ऑफिसर होता है, इनका नाम रामेंदु उपाध्याय, जिसकी पोस्ट होती है लेफ्टिनेंट कर्नल। दरअसल वो अपने घर से सैकड़ों मील दूर रहते थे और अपना वक्त को बिताने के लिए वो कभी कभी घर से निकल जाया करते थे क्लब की ओर। वहाँ बैठकर एकांत में शराब पिया करते थे। ऐसे ही एक दिन सिलीगुड़ी के एक जिजी सिटी सेंटर में मॉल के अंदर एक क्लब होता है, उस क्लब में जाते हैं, बैठकर आराम से तसल्ली से शराब पी रहे थे। और शराब पीते पीते अचानक ही एक लड़की आती है और उनका पैक वो खुद बनाने लगती है। वो लड़की की तरफ देखते हैं, लड़की देखने में बेहद खूबसूरत, उनसे कम से कम 10 से 12 साल छोटी होती है। उस लड़की से पूछते हैं कि तुम कौन हो, क्या बात है। वो कहती है कि मैं आपकी कुछ मदद करूं। तभी वो आर्मी का ऑफिसर कुछ नशे में होता है, नशे में होने के बावजूद भी उस लड़की को देखकर कहता है कि ठीक है, आप जो भी मदद करना चाहती हैं वो कर दीजिए। अब उस लड़की ने पैक बना के देना शुरू कर दिया और आर्मी के ऑफिसर ने पैक लेना शुरू कर दिया। वक्त बीत जाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन बीतने के बाद 15-20 दिन के बाद फिर से वो उसी क्लब में आते हैं। आने के बाद जैसे ही उस चेयर पे बैठते हैं तो उनकी नज़रें थी, वो देखना चाह रहे थे कि आखिरकार वो लड़की है तो कहाँ है। जब नज़र घुमा रहे थे तो अचानक से वो लड़की पीछे से आती है, आकर कहती है कि सर शायद आप मुझे ही तलाश कर रहे थे। वो कहते हैं तुम्हें कैसे पता। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि शायद आप मुझे ही ढूंढ रहे थे। लड़की फिर आती है, बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और शुरू होने के बाद वो पूछती है कि सर आपका नाम क्या है। वो कहते हैं कि मेरा नाम रामेंदु उपाध्याय है और मैं आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ। लड़की ये बात सुन के थोड़ा सा आश्चर्यचकित होती है, थोड़ा हैरानी से मैं आती है। वो कहती है कि सर आप तो इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं और मैं तो बस छोटी सी नौकरी करती हूँ, यहाँ पर डांस बार करती हूँ, और आप मुझसे ऐसे कैसे। तभी उन दोनों की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इंसान ज़िंदगी में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान की आदतें अच्छी होनी चाहिए। बस यहीं से इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। जनवरी में पहली मुलाकात, दूसरी मुलाकात फरवरी, इसी बीच में आ जाता है लॉकडाउन। और लॉकडाउन में पूरा जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कई मुल्क ऐसे थे जो पूरी तरह से फ्रीज़ हो चुके थे, एक दूसरे के अपनी अपनी जगह पे जाकर वहीं पर रुक गए थे। कोई अपने घरों में फंसा है तो कोई फैक्ट्रियों में, कोई कहीं। और ये लड़की रहने वाली थी नेपाल की। नेपाल में एक चिसा पानी एक जगह है जो कि ज़िला तनहू में लगती है। वहाँ के रहने वाली लड़की ये भी फंस जाती है। तभी आर्मी का ऑफिसर उस लड़की से बातचीत करता है कि अब तुम क्या कर रही हो। वो कहती है कि डांस बार में थी, वहाँ डांस क्या करती थी, वहाँ से पैसे मिलते थे, घर वालों को दिया करती थी। अब समझ में नहीं आ रहा कि लॉकडाउन कैसे कटेगा। और इसी बीच में इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा होते होते दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और प्यार में बदलने के साथ ही जब इसे लेफ्टिनेंट कर्नल को मौका मिलता था तो इस लड़की को अपने पास बुलाकर उसके साथ फिजिकल भी हो जाया करते थे। ज़िंदगी के ये सबसे खूबसूरत दिन थे उस लड़की के लिए भी और इस लड़के के लिए भी, क्योंकि जो आर्मी का जो ऑफिसर है वो अपने परिवार से, अपनी बीवी से, अपने माँ बाप से बहुत दूर होता है और वक्त बिताने के लिए एक दोस्त की ज़रूरत थी। दोस्त के रूप में ये श्रेया शर्मा मिल जाती है जो कि नेपाल के रहने वाली होती है। और वक्त कैसे आगे तेज़ी के साथ बढ़ रहा था। कहते हैं कि जब वक्त अच्छा होता है तो वो वाकई बहुत तेज़ी के साथ चलता है, वक्त जब ख़राब होता है तभी उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। कैसे करके 2 साल गुजर जाते हैं, इन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। और ये दोनों एक दूसरे के साथ इतना रहते हैं, चाहे खाने पीने की बात हो या लॉन्ग ड्राइव की बात हो या कोई सामान खरीदने की बात हो, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रेया शर्मा की हर तरह से हर बात पर मदद करता था। उसके साथ ऐसा कौन सा वक्त था जो बिताता नहीं था, चाहे वो फ़ोन पे बातचीत करना हो या दोनों के साथ
रहना हो। और इसी बीच में एक दिन एक मैसेज मिलता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल साहब आपका सिलीगुड़ी से ट्रांसफ़र देहरादून के लिए हो गया है, आपको वहाँ जाना होगा। और तभी इस आर्मी के ऑफिसर ने इस लड़की से कहा कि मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे परिवार के लोग देहरादून में रहते हैं, उसकी बीवी भी देहरादून में रहती है। इस बात की जानकारी इस लड़की को भी थी। इस लड़की को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था कि वो शादीशुदा है या फिर उसको कोई बच्चे भी हैं, उसका कोई परिवार है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं था। जब ये बात देहरादून की आती है तो कहती है कि मैं तुमसे कैसे मुलाकात करूँगी। तो कहते हैं कि देहरादून तो सिलीगुड़ी से कहीं ज़्यादा अच्छा खूबसूरत शहर है, उसके आसपास का इलाका बहुत ही अच्छा है, और अच्छा होगा कि तुम सिलीगुड़ी से देहरादून आओ। मैं तुम्हें देहरादून ही नहीं, आसपास के सब जगह पे घुमाऊँगा। हम लोग आपस में वहाँ रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, बातचीत करेंगे। और ठीक वैसे ही होता है। ट्रांसफ़र होने के बाद ये ऑफिसर सीधा देहरादून आता है, और देहरादून आने के बाद कुछ दिन के बाद ये लड़की यानी कि श्रेया शर्मा भी आ जाती है। इसके रहने का इंतज़ाम एक होटल में किया जाता है। दोनों साथ साथ रहते हैं, और साथ साथ रहने के साथ ही जब मौका मिलता था वो अपने घर चला जाया करता था। जब मौका मिलता था तो फिर ये अपने उस लड़की के साथ होटल में वक्त बिताया करता था। लड़की देहरादून में कुछ वक्त रुकती है, उसके बाद फिर से सिलीगुड़ी चली जाती है, और इस लेफ्टिनेंट कर्नल जिसका नाम रमेंदु उपाध्याय होता है, इसको फिर से याद आती है। फिर से बात करता है कि श्रेया, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम देहरादून आ जाओ। वो देहरादून आती है क्योंकि ये धीरे धीरे करके इनके लगभग 2.5 साल के आसपास वक्त बीत जाता है, और ये बहुत ही खूबसूरत वक्त होता है। सिलीगुड़ी में इस ऑफिसर का परिवार नहीं रहता था, लेकिन देहरादून में इसका परिवार जो रहता था, जो ये प्रेम नगर एक जगह है देहरादून के अंदर, वहीं पर पंडित वाड़ी है, वो उसकी पत्नी भी वहीं रहती थी। तो आर्मी के ऑफिसर का वक्त अपने घर पे भी गुजरता था। वह उसकी जो पत्नी होती है, पत्नी को पूरी तरह से पता चल जाता है कि इनकी दिनचर्या क्या है, कब ऑफिस जाते हैं, कब ऑफिस से आते हैं। और इसी बीच में उनको ये भी पता चल जाता है, बीवी को, कि ये ऑफिस के अलावा कहीं और जाने लगे हैं। तो उन्हें शक होने लगता है। इधर वो सिलीगुड़ी जा चुकी थी, सिलीगुड़ी से जब वापस आती है, होटल में रहने लगती है, तो यहाँ पर उस लड़की को खाना पीना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। अब उसके लिए इंतज़ाम खाने पीने का हो तो आर्मी का ऑफिसर किया करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, और एक दिन रैकी करते करते आर्मी की जो ऑफिसर की वाइफ थी, उसकी वाइफ ने जाकर देखा कि वो एक होटल के अंदर एक लड़की के साथ है, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसी बात को देखते हुए कहासुनी हो जाती है, कहासुनी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। वो दोनों को समझा बुझाकर किसी तरह से शांत करते हैं। बीवी अपने घर चली जाती है, वो होटल में चली जाती है। उसके बाद उसके रहने के लिए एक फ्लैट भी लिया जाता है, उसका इंतज़ाम किया जाता है। लेकिन बीवी को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि ये मुझे छोड़कर एक लड़की के साथ ऐसे कैसे रख सकते हैं, जिसकी उम्र भी इनसे कहीं ज़्यादा कम है। लेकिन ये सब कुछ ऐसे ही पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही थी उस आर्मी के ऑफिसर ने, लेकिन वो पटरी पर आने की बजाय और गाड़ी बिगड़ जाती है। और जब ये महिला, उसकी बीवी, उस फ्लैट में पहुंचती है जहां पर उसकी प्रेमिका होती है, तो यहाँ पर ज़्यादा कहासुनी होती है। अब यहाँ पर ये आर्मी का ऑफिसर जो होता है, ये सोचने लगता है कि मैं इससे कैसे पीछा छुड़ाऊँ, और इसके लिए वो एक तारीख निर्धारित करता है कि अब इससे पीछे छुड़ाने के लिए वो 9 सितंबर 2023 को राजपुर रोड होता है। क्योंकि बीवी के साथ जो ज़्यादा कहासुनी हो गई थी, तब उसे एहसास हुआ था कि शायद उसने एक ऐसे रिश्ते को जन्म दे दिया है जिस रिश्ते को शायद उसे जन्म नहीं देना चाहिए था। इसलिए 9 सितंबर 2023 को राजपुर रोड पर एक क्लब होता है, वहाँ अपनी इस प्रेमिका को लेके जाता है। उसके साथ बैठकर खूब सारी शराब पीता है, खुद कम पीता है, प्रेमिका को ज़्यादा शराब पिलाई जाती है, और ज़्यादा शराब पिलाने के बाद प्रेमिका से कहता है कि जितनी पी सकती हो उतनी पियो। अब यहाँ से ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद सीधा ये ISBT घंटाघर बल्लू डोई वाला जो जगह है, वहाँ से महाराणा प्रताप की तरफ जाते हैं, और महाराणा प्रताप रोड की चौक की तरफ से थानो रोड की तरफ जाते हैं। थानो रोड से आगे चलते हैं, एक जंगल की तरफ पहुँच जाते हैं। और जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो गाड़ी रोक ली जाती है। आपस में बातचीत कर रहे थे, और बातचीत करते करते जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इसी जंगल में फिजिकल होना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। जब ये वाली बात आर्मी का ऑफिसर सुनता है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही खुरापाती चल रही थी, वो कहता है कि ये सब करना ठीक नहीं है, यहाँ मत करो। लड़की ने एक एक कपड़े उतारने शुरू कर दिए। जब कपड़े उतार रही थी तो वो कहता है कि इस जंगल में ये सब नहीं कर सकते। उसको वापस कपड़े बनाने के लिए कहा जाता है। लड़की मान जाती है, लेकिन शराब के नशे में बहुत धुत होती है। पीछे जाता है, कार में से एक हथौड़ी निकालता है। उस लड़की को एक के बाद एक लगातार वार किए जाते हैं, और तब तक उसको मारा जाता है जब तक कि लड़की की घटनास्थल पर मौत नहीं हो जाती। इसके बाद उसके चेहरे को बिगाड़ने के लिए फिनाइल उसके ऊपर डाल दिया जाता है, ताकि उसका चेहरा जल जाए, झुलस जाए, और उस लाश को वो जंगल में फेंक देता है। लाश रायपुर थाना क्षेत्र का एक जगह है, सिरवालगढ़। उस सिरवालगढ़ के एक सड़क किनारे उस लाश को फेंक देता है अंधेरे में, ताकि किसी को पता ना चल सके, और चुपचाप अपने घर पर आकर
आराम करने लगता है, लेट जाता है। उसे लग रहा था कि शायद इस घटना का किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन उस इलाके के जो गांव होते हैं, उस गांव का एक प्रधान ने पुलिस को फ़ोन करते हैं और 10 सितंबर 2023 को कि यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी है, एक लाश पड़ी है और लाश को पहचानने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे पहचानी जा सके। पुलिस मौके पर पहुँचती है और मौके पर आने के बाद IG, DIG, SSP तमाम आला अधिकारियों तक मैसेज पहुँचता है। उस लड़की के कपड़ों को देखकर लग रहा था कि ये किसी अमीर घर की लड़की है और इसके साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ है। जब उसे पहचानने की लगातार कोशिश की जा रही थी तो पहचान नहीं पड़ रही थी। इसी बीच में SSP दिलीप कुमार सिंह होते हैं, वो एक टीम गठित करते हैं और टीम में SP सिटी सरिता डोभाल होती हैं, CO डोईवाला अभिनय चौधरी होते हैं, थाना अध्यक्ष कुंदन राम होते हैं और इनके नेतृत्व में 4 टीम बनाई जाती हैं और 4 टीमों को जिम्मेदारी दी जाती है कि एक पहली टीम जो होगी वो आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ करेगी, यहाँ पर कौन आया, कौन गया, किस टाइम आया, किस टाइम गया, इस तरह की बातें। दूसरी टीम जो होगी जो इस मार्ग हैं, इस इलाके के उन मार्गों पर लगे हुए जितने भी CCTV कैमरे हैं उनकी पड़ताल करेगी। और तीसरी जो टीम थी, उस लड़की ने एक सूट पहना हुआ था, वो सूट एक कंपनी का था जो ज़ूडियो ब्रांड होता है, ज़ूडियो ब्रांड की उस जो ड्रेस पहनी हुई थी, ये ब्रांड उसने जो कपड़े हैं वो कहाँ से ख़रीदे हैं ये पता करने की कोशिश करेगी। और जो चौथी टीम है मृतका की शिनाख्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेगी, उसमें फ़ोटोग्राफ्स डालकर उसके जो भी पहचान है करने की लगातार कोशिश करेगी। चारों टीम अपने अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देती हैं, लेकिन पहली जो टीम होती है जब आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही थी तो पहली टीम को ये पता चलता है कि रात 10 बजे तक यहाँ कोई लाश नहीं थी, क्योंकि इस रास्ते से एक आदमी गुजर के गया था। उसने कहा कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इस इलाके में इस जगह पर कोई भी नहीं आया था। तो ये पुलिस कंफर्म हो जाती है कि इस घटनास्थल पर रात को 10 बजे तक कोई नहीं आया था। तभी पुलिस ने अपने हिसाब से काम करना शुरू किया और काम करने के बाद जो एक जगह होती है महाराणा प्रताप चौक से लेके थानों रोड तक जितने भी CCTV कैमरे होते हैं उन CCTV कैमरों की जब पड़ताल की जाती है तो उसके पड़ताल करने से पता चलता है कि लगभग 240 गाड़ियां हैं जो इस इलाके से गुजरी हैं और 240 गाड़ियों में से 18 गाड़ियां हैं जो इस रोड की तरफ गई हैं, यानी कि सिरवाल रोड की तरफ गई हैं। और सिरवाल रोड की तरफ जब पुलिस इस मामले की पड़ताल करती है तो उसमें एक गाड़ी ऐसी पाई जाती है 18 गाड़ियों में UK 07 DX 5881 जो किया गाड़ी होती है। इस किया गाड़ी के बारे में जब पता निकाला जाता है तो पता चलता है कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंद्र कुमार की ये गाड़ी होती है, रामेंद्र उपाध्याय की गाड़ी होती है। और उस गाड़ी के जो नंबर उसमें नंबर प्लेट पर था उसके आधार पर उसका मोबाइल नंबर तलाशा जाता है और तलाश करने के बाद पता चलता है कि ये व्यक्ति का जो मोबाइल था जिस दौरान ये घटना हुई है, यानी कि घटना 9 सितंबर से लेकर 10 सितंबर की सुबह लगभग 3 बजे के आसपास तक की घटना बताई जा रही थी। और जब इसका पड़ताल की जाती है तो इसी बीच में इस व्यक्ति का नंबर स्विच ऑफ पाया जाता है। और इसके बारे में जब पता करने की कोशिश की जाती है तो रामेंद्र उपाध्याय जो कि प्रेम नगर के पंडित वाड़ा में बड़ी जगह है वहाँ पर रहते थे, लेकिन ये मूल निवासी उत्तर प्रदेश का ज़िला गाज़ीपुर होता है। गाज़ीपुर ज़िले का एक रोजा एक इलाका होता है, रोजा का ही एक मोहल्ला होता है चंद्रशेखर नगर। जब यहाँ पता चलता है कि साल 2010 में ये आर्मी में ऑफिसर बने थे और तब से ही अलग अलग जगहों पर इनकी पोस्टिंग होती है। पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूरी कहानी पूछती है और कहानी पूछने के बाद पता चलता है कि इन्हें सिलीगुड़ी में एक लड़की से मुलाकात होती है जो कि डांस बार होती है और डांस बार में ही इनकी भी मुलाकात होती है, प्यार में बदल जाती है, फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं। और इसी बीच में लड़की उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही थी, शादी का लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी, उस पर बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे थे, लेकिन वो लड़की ना तो खुद अपनी ज़िंदगी में सुख से रह रही थी, ना ही उसे ऑफिसर को सुख से रखने की कोशिश कर रही थी। साथ ही उसकी परिवार की ज़िंदगी में भी वो तूफ़ान ला चुकी थी, इसलिए उसने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हथौड़ा मार कर हत्या कर दी थी और पहचान छुपाने के लिए उसके जितने भी सामान थे वो उनको लेकर कहीं छुपा देता है ताकि किसी को पता ना चल सके। उसे लग रहा था कि जो उसने कत्ल किया है शायद किसी को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन लड़की ने जो सूट पहना था उस सूट के आधार पर कि ये सूट जो लिया था वो एक जगह होती है देहरादून के अंदर ही, जाखन और किशन नगर, ये 2 ऐसे शोरूम होते हैं जहाँ पर ये ड्रेस मिलती है। उस ड्रेस पे उस शोरूम पे जब जाते हैं जाकर पता चलता है कि 8 ड्रेस ऐसी बेची गई हैं और 8 ड्रेस में से एक ड्रेस ये लड़की भी लेके जाती है। वहाँ से इस लड़की का फोटोग्राफ भी सामने आता है, वहाँ से ये आर्मी का ऑफिसर भी सामने आता है। इसी हिसाब से और साथ ही उस गाड़ी के नंबर प्लेट जो कि CCTV कैमरे में कैद हो जाता है उससे इस आर्मी ऑफिसर का नाम सामने आता है और ये पता चलता है कि कितने हीनियस तरीके से उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। सोच तो ये रहा था कि शायद इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं हो सकता, लेकिन कहते हैं कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर ली जाए, क्राइम कभी छिपता नहीं है और इस कहानी में भी ऐसा ही होता है। फिलहाल वो ऑफिसर सलाखों के पीछे है, लेकिन इस घटनाक्रम का जो खुलासा करने वाले ऑफिसर होते हैं SP सिटी होती हैं सरिता डोभाल,
साथ ही सीओ होते हैं डोईवाला अभिनव चौधरी और थाना अध्यक्ष कुंदन राम। इनकी पूरे उत्तराखंड में तारीफ पर तारीफ हो रही है। वाकई इन्होंने तारीफ का काम भी किया है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।